हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप की कृषि और जो खनिज संसाधन है उनके बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग और वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हम जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रमुख उद्योग है यहाँ का लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में जो यूरोपीय रूस है, पश्चिमी जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा बेल्जियम, इन देशों में यहाँ पर जो लोहा इस्पात उद्योग है इसका विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो पूर्वी जर्मनी, स्पेन, स्वीडन में कोयला आयात करके तथा जल विद्युत का विकास करके भी जो लोहा इस्पात उद्योग है इसका विकास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रमुख लोहा इस्पात जो देश है वो है जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली और चेकोस्लोवाकिया, ये यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्र हैं। उसके बाद हम अगला जो यहाँ का जो उद्योग है वो है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग तो हम यूरोप महाद्वीप का जो इंजीनियरिंग उद्योग है उसके बारे में देखें तो यहाँ इस उद्योग में मशीन, औजार, मोटर गाड़ी, वायुपोत निर्माण आदि जो निर्माण इनको शामिल किया गया है इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत। इसमें रूस में जो मास्को है, रूस के मास्को में इंजीनियरिंग जो इंजन बनाने का जो काम है वो किया जाता है। इसके अलावा गार्की तथा मास्को में मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। जर्मनी में राइनलैंड नौकार बेसिन तथा पूर्वी जर्मनी में मोटर गाड़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे लंकाशायर, ब्रिटेन में लंकाशायर, यॉर्कशायर, बोस्टन, इन क्षेत्रों में भी रसायन जो इंजीनियरिंग जो उद्योग है उसका विकास किया गया है। उसके बाद हम देखें तो फ्रांस में भी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। तो फ्रांस में जो विशेष रूप से मोटर गाड़ियाँ, जलपोत, वायुयान आदि का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा जो इटली और स्वीडन है, इन देशों में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा डेनमार्क में पोत निर्माण किया जाता है और स्विट्जरलैंड में मशीन औजार का निर्माण किया गया है। और स्विट्जरलैंड में घड़ी का जो निर्माण है, घड़ी के निर्माण के उद्योग में स्विट्जरलैंड विश्व में सबसे आगे है। मतलब स्विट्जरलैंड में घड़ी के निर्माण में सबसे एक महत्वपूर्ण देश है। इसका प्रथम स्थान है विश्व में घड़ी के निर्माण में। ठीक है, तो ये है यहाँ के इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो अगला उद्योग है वो है रसायन उद्योग। अगला उद्योग है यहाँ का रसायन उद्योग। रसायन उद्योग, तो हम रसायन उद्योग के बारे में देखें तो देखिए गंधक के तेजाब के उत्पादन में रूस का विश्व में तीसरा स्थान है। मतलब गंधक से जो तेजाब का उत्पादन किया जाता है, तेजाब बनाई जाती है, तो गंधक से तेजाब के बनाने में रूस का विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद सोडा और क्षार के जो मुख्य उत्पादक जो देश हैं उनमें प्रमुख है यूरोपीय रूस, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। ये जो देश है वो विशेष रूप से सोडा और क्षार का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखें तो यूरोपीय रूस है, हंगरी, पश्चिमी जर्मनी, इटली, इन देशों में जो अमोनिया नाइट्रेट है उसका निर्माण किया जाता है। और यूरोपीय रूस, इटली, यूगोस्लाविया, इन देशों में जो अमोनिया सल्फेट है उसका निर्माण किया जाता है। और जर्मनी और यूरोपीय रूस में यूरिया, जर्मनी, यूरोपीय रूस, फ्रांस और स्पेन में पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ के प्रमुख रसायन उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो अगला उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग।
तो हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग में जो यूरोप के जो प्रमुख उत्पादक जो देश हैं वो है ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, जर्मनी, रूस, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। इसके अलावा रोमानिया, पुर्तगाल और हंगरी, ये जो सभी देश हैं इन सभी देशों में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो सूती वस्त्र के उत्पादन में रूस का जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन विश्व एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध देश है सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में। और यहाँ का जो मैनचेस्टर है, इस मैनचेस्टर में विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जाता है। मैनचेस्टर, ब्रिटेन का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद हम देखें तो अगला जो उद्योग है वो है रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग अगला उद्योग है यहाँ का रेशम वस्त्र उद्योग। तो देखिए यूरोप विश्व का 30% रेशम वस्त्र का उद्योग का उत्पादन करता है। मतलब पूरे विश्व में रेशम में जो वस्त्र का उत्पादन होता है उसका 30% रेशम वस्त्र का उत्पादन केवल रूस में या फिर यूरोप महाद्वीप में किया जाता है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो रूस का जो मॉस्को क्षेत्र है, रूस का मॉस्को क्षेत्र है, रूस का प्रमुख केंद्र है। रूस का मॉस्को क्षेत्र रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ के रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी में भी जो रेशमी जो वस्त्र का उत्पादन है वो किया जाता है। और इसके बाद हम देखें तो लेलिन, जो रेशमी वस्त्र में जो लेलिन जो महत्वपूर्ण जो धागा है, तो लेलिन बनाने में ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय रूस, बेल्जियम का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन से क्षेत्र है लेलिन के उत्पादन में? विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय रूस का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद हम यहाँ का जो अगला उद्योग देखें तो वो है कागज़ उद्योग। तो हम कागज़ उद्योग के उत्पादन में हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में कागज़ उद्योग का जो उत्पादन है वह विश्व का 90% कागज़ उद्योग का जो उत्पादन है वो कागज़ की जो लुगदी है उसका निर्माण किया जाता है। विश्व की 90% कागज़ की लुगदी का निर्माण केवल यूरोप महाद्वीप में किया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं कागज़ के वो हैं सोवियत रूस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली। इन देशों में विशेष रूप से कागज़ की लुगदी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अगला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। अगला है सीमेंट उद्योग। देखिए सीमेंट उद्योग के बारे में देखें तो जो यहाँ पे सीमेंट का जो विकास है, सीमेंट उद्योग का जो विकास है वो विशेष रूप सीमेंट उद्योग का जो विकास है वो विशेष रूप से सोवियत संघ जो रूस है, रूस में जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, इसके अलावा हंगरी में भी यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। तो यह है यहाँ के रूस के प्रमुख उद्योग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी बात करते हैं। उद्योगों के बाद में हम रूस की जो जनसंख्या है उसकी बात करते हैं। जो जनसंख्या का घनत्व और वितरण है उसके बारे में देखते हैं। जनसंख्या स्वरूप, यूरोप का जनसंख्या स्वरूप। जनसंख्या स्वरूप तो हम जनसंख्या में देखें तो यूरोप महाद्वीप में भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से जनसंख्या पाई जाती है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जो जमाव है वो अधिक देखने को मिलता है, किसी क्षेत्र में मध्यम प्रकार से जनसंख्या पाई जाती है और किसी क्षेत्र में बहुत ही कम न्यून जनसंख्या पाई जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो हम यूरोप महाद्वीप में देखें तो इसके घनत्व के आधार पर इसको 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। पहले है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरे हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और तीसरे हैं अत्यंत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो हम सबसे पहले जो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए यूरोप महाद्वीप के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है, केवल 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहाँ पर केवल 15 व्यक्ति जिस क्षेत्र में
केवल 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को रखते हैं कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और यहाँ के जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं कम जनसंख्या वाले, यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। पहला है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा है पर्वतीय भाग और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी रूस। पहला भाग है टुंड्रा प्रदेशीय, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी रूस। ये 3 क्षेत्र है यहाँ के जहाँ पर जनसंख्या का निवास बहुत ही कम है। पहले जो प्रकार के जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्र है। यहाँ पे टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्र में जो जनसंख्या का निवास बहुत कम होने का कारण ये है कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, तापमान बहुत कम रहता है, वर्षा न्यून होती है। तो जो मानव के लिए जो आवश्यक जो अनुकूल जो दशाएं हैं वो दशाएं यहाँ पे नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। उसके बाद अगले क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्र। देखिए पर्वत की जो ऊंचली चोटियाँ हैं वहाँ पे हमेशा सदैव बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे कृषि के लिए कोई संभावना नहीं है, यातायात की कोई सुविधाएँ नहीं है। तो इन सभी जो असुविधाएँ हैं, इन सभी असुविधाओं के कारण से वहाँ पे जनसंख्या का निवास बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो यहाँ के जो यूरोप के जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत के जो ऊंचे भाग है वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा ऊंचे आल्पस, कार्पेथियन और जो काकेसस जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ भी जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो तीसरे प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी रूस। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी रूस में आर्द्रता बहुत ही कम है, बहुत गर्म तापमान है, तापमान बहुत ऊंचा रहता है, वर्षा बहुत ही कम होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है। वहाँ पे खनिजों की प्राप्ति बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं है खनिज भी, और कृषि की भी वहाँ पे कोई संभावना नहीं है, सिंचाई के कोई साधन नहीं है। तो इन सभी असुविधाओं के कारण से वहाँ पे जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगले प्रदेश है वो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरे हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम रखते हैं कम सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और यहाँ पे रूस के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है दक्षिणी रूस में यूक्रेन की सक्रिय पेटी, जो पश्चिम में यूरोप के महाद्वीप की दक्षिणी नोक से होकर उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक फैली हुई है। उत्तरी फ्रांस से लेकर बेल्जियम तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और इस प्रदेश में सघनता का कारण है कि यहाँ पे कोयले की जो पेटी है वो इस प्रदेश में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो कृषि है, कृषि की गहरी जो संभावनाएं हैं, कृषि की अधिक संभावनाएं होने के कारण से यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद अगला क्षेत्र है राइन नदी का क्षेत्र। तो इसका जो विस्तार है वो राइन नदी के मुहाने से लेकर राइन नदी की घाटी तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे जो उत्तरी जो स्विट्ज़रलैंड है, यह इसका जो विस्तार है वो दक्षिण में उत्तरी स्विट्ज़रलैंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें सघनता कारण प्रमुख है कि जो राइन नदी के कारण यहाँ पे जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है, जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है और यह परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसके अलावा यहाँ पे राइन नदी के कारण से कृषि की भी अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। यहाँ पे तीसरा जो स्थान है वो है उत्तरी इटली का मैदान। ठीक है, प्रायद्वीपीय इटली में फ्लोरेंस, रोम और नेपल्स के चारों ओर का जो क्षेत्र है वहाँ भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। चौथा क्षेत्र है यहाँ का पुर्तगाल के डोरो के जो मैदान है वहाँ भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। और यहाँ पे जनसंख्या की सघनता का कारण है अंगूर की खेती होना। इस क्षेत्र में अंगूर की खेती विशेष रूप से की जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। यहाँ पे 5वां जो प्रदेश है सघन जनसंख्या का वो है उत्तर पूर्वी स्पेन,
उत्तर पूर्वी स्पेन, जो एक विशेष रूप से औद्योगिक पेटी है। इस औद्योगिक पेटी के कारण से यहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। और छठवां यहाँ का जो प्रदेश है वो है रोन घाटी। रोन घाटी में भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। रोन घाटी में जो रोन नदी की जो घाटी है, यहाँ पे विशेष रूप से अंगूर की खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और औद्योगिक केंद्र के कारण से भी यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये है सघन जनसंख्या के क्षेत्र। उसके बाद हम देखें अत्यंत या फिर सघनतम जनसंख्या के क्षेत्र। सघनतम जनसंख्या के क्षेत्र, सघनतम जनसंख्या के क्षेत्र। तो देखिए सघनतम जनसंख्या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे घनत्व 200 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 200 व्यक्ति से अधिक जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, उन क्षेत्रों को अत्यधिक सघन क्षेत्रों में शामिल किया गया है। और यहाँ पे रूस में हम देखें तो यहाँ पे 5 जो क्षेत्र हैं वो विशेष रूप से अत्यंत सघन क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। पहला क्षेत्र है फ्रेंको बेल्जियन कोयला क्षेत्र। पहला क्षेत्र है फ्रेंको बेल्जियन कोयला क्षेत्र, जहाँ पे जनसंख्या का जो निवास है बहुत ही अधिक पाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्षेत्र है रूर घाटी क्षेत्र। रूर घाटी में जो कोयला की प्राप्ति है उसी कारण से यहाँ भी जनसंख्या बहुत ही अधिक पाई जाती है। तीसरा यहाँ का क्षेत्र है सेक्सोनी कोयला क्षेत्र। सेक्सोनी कोयला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में भी कोयले की प्राप्ति के कारण यहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। उसके बाद अगला क्षेत्र है यहाँ का दक्षिणी हॉलैंड। अगला क्षेत्र है दक्षिणी हॉलैंड। और उसके बाद लास्ट जो क्षेत्र है वो है उत्तरी इटली के मैदान। उत्तरी इटली के मैदान, जहाँ भी जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाते हैं। तो ये है यहाँ के प्रमुख जो जनसंख्या के जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ के जनसंख्या के जो क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहले कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, उसके बाद मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और उसके बाद अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने जो प्रमुख उद्योग है उनके बारे में और जो जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।